Assalamu alaikum. Today in this lecture we'll cover a topic of orthogonal trajectory और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज़। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको समझेंगे कि किन कर्व्स को हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज़ कहते हैं। ग्राफिकली पहले समझते हैं। लेट सपोज़ कि अगर मैं एक कर्व की बात करूं जो कि कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो। लेट सपोज़ दिस इज़ कर्व नंबर 1। सिमिलरली मैं एक और कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी इन दोनों का एक कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो है वो एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस कर्व को अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये जो मैंने ब्लू पेन से शो करने की कोशिश की है, अगर आप लोगों को समझ में आ सके कि ये है आपके पास कर्व नंबर 2। देखें इन दोनों के दरमियान एक कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ऑल्दो कि ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनके दरमियान, लेकिन मैं इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की फ़िलहाल जो है वो बात कर रहा हूँ। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की एक ख़ासियत ये है कि कर्व नंबर 1 के अगर हम टेंजेंट की बात करें, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट की बात करें, तो कर्व नंबर 1 का जो टेंजेंट है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। यानी ये दिस इज़ बेसिकली अ टेंजेंट ऑफ कर्व नंबर 1। सिमिलरली अगर आप गौर करें कि यही टेंजेंट जो है वो आपके पास नॉर्मल बन गया है कर्व नंबर 2 का, यानी हम इसको कह सकते हैं और दिस इज़ बेसिकली अ नॉर्मल ऑफ कर्व नंबर 2। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप इस कॉमन पॉइंट के हवाले से समझें कि इसी कॉमन पॉइंट पे कर्व नंबर 2 का जो टेंजेंट है वो कुछ ये होगा। दिस विल बी द टेंजेंट ऑफ कर्व नंबर 2, और आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली दिस इज़ नॉर्मल ऑफ टेंजेंट टेंजेंट नॉर्मल ऑफ कर्व नंबर 1। यानी एक कर्व का टेंजेंट दूसरे कर्व का नॉर्मल बन जाए और दूसरे कर्व का नॉर्मल जो है वो पहले कर्व का जो है वो टेंजेंट बन जाए। यानी इस तरीके से कुछ आपके पास जो है अगर इस तरह की कोई कनेक्शन आ जाए इन दो कर्व्स के दरमियान, किसी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे ये कॉमनली इंटरसेक्ट हो रहे हों और उसी पॉइंट के ऊपर जो है वो ये प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो जाए, तो इस सेट ऑफ कर्व्स को कहा जाता है दीज सेट ऑफ कर्व्स आर नोन एज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। रिमेंबर दैट कि ये एक ही ट्रेजेक्ट्री है। यहाँ पे कर्व जो है वो हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि एक कर्व है। अब इसी तरह से इस कर्व की फैमिलीज़ भी हो सकती हैं, बहुत सारे कर्व्स भी हो सकते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि कर्व जो है वो आपका कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ है, एक और इसी फैमिली का दूसरा कर्व है जो कि इस तरह ड्रॉ हुआ है, एक और कर्व है जो कि इस तरह से ड्रॉ हुआ है इसी फैमिली का, और इसी तरह से जो है वो जो दूसरे कर्व्स हैं उसकी कुछ फैमिलीज़ हैं कुछ इस तरह की। एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है इस कर्व के साथ, इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है कुछ इस कर्व के साथ, इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है कुछ इस कर्व के साथ। तो ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, यानी कर्व 1 अगर आप देखें, कर्व 1 2 3 ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कर्व 4 5 6 के साथ इस तरह से। यानी ये बेसिकली एक फैमिली है। जनरली हम बहुत सारी एग्जांपल में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जहन में आना चाहिए कि मैंने एक दफ़ा बताया था एक लेक्चर में कि कांस्टेंट में और आर्बिट्ररी कांस्टेंट के अंदर क्या फ़र्क हुआ करता है। कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट जहाँ कहीं भी आ रहा हो फंक्शन के अंदर, वो बेसिकली फैमिली ऑफ कर्व को जो है वो नोटिफाई कर रहा होता है, फैमिली ऑफ कर्व को जो है वो शो कर रहा होता है। जैसे अगर फ़र्ज़ करें एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, अगर हम कहें कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये है, तो इसी तरीके से y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ कुछ यहाँ होगा। अगर यहाँ 1 है ग्राफ में, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ कुछ यही होगा, इसी की पैरेलल लाइन होगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी ये होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड सो ऑन। यहाँ बहुत सारे कर्व्स आएंगे, बहुत सारी लाइंस आएंगी यहाँ पर बेसिकली। तो हम इन जनरल इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली y इक्वल टू एक्स प्लस सी, एज सी इज़ रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स हेयर और फैमिली ऑफ लाइन्स हेयर।
तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे एक कर्व भी हो सकता है, यानी पर्टिकुलरली एक कर्व भी आपका बताया जा सकता है, और उसी तरीके से फैमिली ऑफ कर्व्स भी हो सकते हैं, यानी फैमिली ऑफ कर्व्स के थ्रू भी जो है वो आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज़ इवैल्यूएट करना हो सकता है ना। अब अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन सिंपल इसी चीज़ को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इफ़ द सेट ऑफ कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट, और मे बी हम अगर दो कर्व की भी फ़िलहाल बात कर रहे हैं तो दो कर्व के हवाले से समझ लें, उसी को फैमिली ऑफ कर्व्स के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा कि इफ़ टू सेट ऑफ कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट such that the tangent of one curve becomes the normal of the second curve, and the normal of first curve becomes the tangent of the second curve. Or we can also say that they both are intersecting orthogonally, that means they are making angle of 90 degree with each other. Their tangents are making 90 degree of angle with each other, so we can say these set of curves are known as orthogonal trajectories. अगर आप मेटेरोलॉजिकल मैप्स को थोड़ा सा देखें तो मेटेरोलॉजिकल मैप्स के अंदर ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज़ जो हैं वो बनी भी होती हैं। उस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज़ को यानी उस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज़ के रिस्पेक्ट से जो भी इफ़ेक्ट होता है वेदर का, जो भी इफ़ेक्ट होता है किसी भी ये कह लें आप सीज़मिक डिस्टर्बेंस का, किसी भी और स्टॉर्म का, तो वो जो है वो उसी मेटेरोलॉजिकल मैप से जो है वो मेटीरोलॉजिकल मैप से जो है वो आप शो कर सकते हैं, देख सकते हैं उस चीज़ को। तो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हुआ करती है। अब देखें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में हमें जो स्टडी करना है वो बेसिकली दो केसेस हैं, या ये कह लें कि आप इसको दो तरह से हम स्टडी करेंगे। नंबर वन कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हम अगर आपको इवैल्यूएट करनी हो कार्टीशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, तो कार्टीशियन कोऑर्डिनेट के अंदर जो है वो कार्टीशियन कोऑर्डिनेट में भी के डिफ़ाइन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि देखें कुछ कार्टीशियन कोऑर्डिनेट्स वो कुछ इस तरह से होते हैं कि आप जो है वो y = f(x) कुछ ये डिफ़ाइन कर सकें कि एक फ़ंक्शन है y का जो f(x) उसके x की फॉर्म में डिफ़ाइन हुआ है, कार्टीशियन कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। इसी तरीके से एक है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो हमारे जो कार्टीशियन कोऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो x, y विल बी द कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जबकि पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो आपके पास r और थीटा जो है वो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हुआ करते हैं। जो भी इसकी फ़र्दर प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इन कार्टीशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा कि हाउ टू इवैल्यूएट द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज़ इन कार्टीशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए कार्टीशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर स्टेप नंबर 1 की हम बात करें तो स्टेप नंबर 1 में अगर लेट सपोज मैं कहूँ कि एक कर्व है जो आपको गिवन है, या फैमिली ऑफ कर्व है जो कि आपको गिवन है, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। लेट सपोज आमतौर पे तो हम इसको यूँ कहते हैं y = f(x), लेकिन इसमें क्योंकि फैमिली ऑफ कर्व्स की हम बात कर रहे हैं इसीलिए हमारे पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दिस इज़ बेसिकली x, y n का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी इस तरह के फैमिली ऑफ कर्व्स जो है वो आपके पास कुछ अगर गिवन हो तो इस फैमिली ऑफ कर्व्स के हवाले से आप क्या करेंगे, यू हैव टू डिटरमाइन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कर्व या फर्स्ट फैमिली ऑफ कर्व्स आप ये कह लें, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ f(x, y, c), ठीक है। हम जो है वो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन इवैल्यूएट कर लेंगे। नाउ हाउ टू डिटरमाइन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक आप जो है वो पहले पढ़ चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कि अगर आपके पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आप एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे। नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा बिकॉज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इज़ बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। So first order differential equation, for making of the first order differential equation we must know that we have one arbitrary constant, that's why we are differentiating one time to make the first order differential equation. So basically you have to determine the differential equation of first curve. Now step number 2 is you have to replace
y dash. If y dash is representing the differential equation of the curve, or dy divided by dx is representing the differential equation of curve, so you have to replace y dash by minus times 1 divided by y dash, or y dash, sorry, it's not an square here, y dash, or minus times dx by dy. सो व्हाट विल हैपन कि जब आप ये रिप्लेसमेंट कर देंगे एक कर्व की इक्वेशन को, एक कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन को, देखिए जब हम एक कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर इवैल्यूएटिंग बेसिकली द टेंजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्स्ट कर्व. So when you evaluate the tangent of the first curve, now you can evaluate the tangent of the second curve by just replacing the y dash by minus times dx by dy. This is the same property that you had studied in your intermediate offline. If two lines are perpendicular, then you can say the slope of these two lines are equal to -1. The product of the slope of these two lines are equal to -1. So you can say okay, the first slope can be evaluated by -1 divided by m2. This by taking the reciprocal and multiplication with the negative sign of the second of the slope of the second curve. So you can say here कि इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा कि आपने जो है वो टेंजेंट इवेल्यूएट किया है फर्स्ट कर्व का. नाउ यू आर टेकिंग और रिप्लेसिंग दिस फर्स्ट कर्व बाय माइनस टाइम्स dx और ओवर dy. जब आपने ये रिप्लेस कर दिया, दैट मीन्स यहाँ हुआ क्या बेसिकली, नाउ इट बिकम्स differential equation of second family of curve. We can say this is second family of curve, generally represented as g of x, y and c. तो ये जो है वो आपके पास सेकंड फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी. नाउ इफ़ यू वांट टू इवैल्यूएट द सेकंड कर्व और द सेकंड फैमिली ऑफ कर्व, द स्टेप नंबर 3 विल बी यू हैव टू इंटीग्रेट और सॉल्व the differential equation of second family of curves. ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ स्टेप्स हैं आपके पास कि आप जो है वो एक इक्वेशन के टेंजेंट को फाइंड करेंगे या डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे, उसे रिप्लेस कर देंगे माइनस dx ओवर dy से. दैट मीन्स यू हैड फाइंड द differential equation of that second family of curve. Then this differential equation is solved to get the general solution of the second family of curves. ये बेसिकली ये वही स्टेप्स हैं जो कि आप लोग पहले फॉलो करते हुए आए हैं फॉर्मेशन के अंदर, और हम जो उसको सॉल्व करते हैं. लेकिन इसके अंदर बस एक छोटी सी ये वाली स्टेप नंबर 2 के अंदर जो रिप्लेसमेंट हो रही है, इसकी वजह से असल में हो क्या रहा है कि हम उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री को फाइंड कर रहे हैं, यानी हम ऐसे कर्व्स को फाइंड कर रहे हैं दैट आर मेकिंग परपेंडिकुलर और दैट आर मेकिंग ऑर्थोगोनल विद द सेकेंड कर्व. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये 3 स्टेप्स होंगे. लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल. एज इफ़ यू वांट टू determine the differential equation of, oh sorry, not the differential equation, you have to find the orthogonal trajectory OT of the curve y equal to cx square. Remember that this c is basically the arbitrary constant of this curve. So basically we are following the first step, that we have to find the differential equation of this first curve. Remember that this is your first curve, equation of first set of, set कह लें, फैमिली कह लें, ज़्यादा बेटर है, फैमिली ऑफ curves. So basically we are evaluating the since we know that we have to evaluate the differential equation of this family of curves, we must know that the arbitrary constant there is this equation contain one arbitrary constant. That's why we have to differentiate it only one time. So differentiating with respect to x, you can get dy by dx equal to c will be treated as constant, so the derivative of x square will be 2x, or you can say y dash equal to 2cx. ये आपके पास जो है वो y dash की इक्वेशन आ गई. Now remember that this is not the differential equation of the first family of curve, since this equation contain the arbitrary constant.
तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हम इसी इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, सिंस वी नो दैट y इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर. So c can be evaluated as y divided by x square. So we can just substitute c here as 2 into y divided by x square into x to get the differential equation of the first family of curves as 2 1 power cancelled y divided by x. This is basically the differential equation of first family of curves. अब हमें क्या करना है, अब हम सेकंड फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे बाय जस्ट रिप्लेस y डैश बाय माइनस टाइम्स 1 अपॉन y डैश फॉर सेकंड family of curves, or you can say this for differential equation of the second family of curve. So you will have minus times, or we can say we are just replacing as minus dx over dy. So y dash, अच्छा ये ध्यान में रखिए कि ये इक्वल नहीं है, सॉरी, वी आर रिप्लेसिंग हेयर. तो रिप्लेस के लिए जो है वो हम यहाँ पे एरो का सिंबल बना लेते हैं कि हम y डैश को रिप्लेस कर रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न दैट वी वांट टू इवैल्यूएट द सेकंड फैमिली ऑफ कर्व. सो वी आर जस्ट रिप्लेसिंग दैट माइनस dy बाई dx एज माइनस dx ओवर dy. दिस विल बी इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाय x. सो दिस इज़ बेसिकली दिस विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड कर्व. सेकंड कर्व कह रहा हूँ, लेकिन रिमेंबर दैट दिस इज़ बेसिकली द सेकंड फैमिली ऑफ कर्व बिकॉज यू हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन यू विल गेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन. सो अगेन राइटिंग दिस इक्वेशन, आई एम जस्ट राइटिंग द इक्वेशन अगेन एज माइनस dx divided by dy equals to 2y divided by x is basically the differential equation of that second family of curves. So solving this differential equation to get the general equation or integral curve, or you can say the equation of the curve as this. We must know that for the solution you have 7 forms that you had studied के in इस part पे जब आप replace कर देंगे तो अब आपके पास बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कोई सी भी बन सकती है. मे बी दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ लीनियर, मे बी नॉन लीनियर, मे बी एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट, और होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, और वेरिएबल सेपरेबल. यू कैन सी हियर कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी है और ये होमोजीनियस फॉर्म भी है. अगर आप इसको y को रिप्लेस करें वाई टी से और x को रिप्लेस करें एक्स टी से, तो द पावर ऑफ t इन बोथ द टर्म्स आर सेम. सो दिस इज़ सेम, ये आप इसको कह सकते हैं दिस इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और मे बी अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. तो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से इसको सॉल्व करते हैं. सो यू विल हैव माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 2y dy. So now integrating on both sides to get the solution, final solution. So you will have minus x square divided by 2 plus c. Constant of integration is taken as a function of x. सो इक्वल्स टू यहाँ ये हो जाएगा 2y स्क्वायर डिवाइड बाई 2. यहाँ पे मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं ले रहा क्योंकि y आपके पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और कांस्टेंट ऑफ जो भी होता है वो हम आमतौर पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रखते हैं. तो दोनों इंटीग्रल में से किसी एक का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें लिखना था. या तो यहाँ c1 लिख लें या c2 लिख लें, फिर उसके बाद दोनों को ऐड करा दें, सब्ट्रैक्ट करा दें, जो भी कराएं आप. उसके बाद फाइनली आप c1 माइनस c2 को अगेन वही c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c से रिप्लेस करेंगे. तो बेसिकली हम जो है वो इसीलिए एक साइड पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस कराते हैं. सो यू हैव द डिफरेंशियल इक्वेशन एज y स्क्वायर equal to minus x square divided by 2 plus c. This is the curve of, this is the equation of second family of curves. सो दिस इज़ सिंपल. आप देख सकते हैं कि बड़े आसानी से हमने जो है वो सिंपली हमने पहली इक्वेशन जो गिवन थी पहले कर्व की, हमने उससे जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, हमने उसे रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद जो है उसे सॉल्व किया और आपके पास फाइनली जो सेकंड फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन है वो आपके पास आ गई. एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट सपोज इफ़ यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cx इक्वल टू 0. तो इसमें भी वही एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c. तो हम एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे. जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर तो आपके पास ये आंसर आएगा 2x, यानी मैं डायरेक्टली थोड़ा सा लिख रहा हूँ यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो आपने x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया इक्वेशन नंबर 1 को.
सो यू विल हैव 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्यों लिख रहे हैं। रिमेंबर दैट कि y इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज़ हम x के साथ भी करते हैं। अगर आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले रहे हो तो बेसिकली ये होता है 2x इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स होगा, यानी पहले पावर बेस में आई, फिर एक पावर कम हुई और फिर अगेन जो भी ये चीज़ है बॉक्स से इसका डेरिवेटिव आया। तो लेकिन डी एक्स ओवर डी एक्स इक्वल टू 1, सो यू विल जस्ट हैव टू राइट 2x। बट व्हेन यू आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, since the derivative of y square will be 2y into again dy by dx and this dy by dx is not equal to 1 or 0, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है वो यहाँ पे ये लिखना पड़ता है अगेन। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया डेरिवेटिव माइनस 2c x का डेरिवेटिव 1 होगा तो यहाँ पे ये इक्वल टू 0 होगा। डेरिवेटिव दूसरी साइड पे भी लेंगे लेकिन 0 का डेरिवेटिव 0 होगा। 2 कॉमन लेके आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो आप लिख सकते हैं इसे x प्लस वाई इंटू वाई डैश माइनस सी इक्वल टू 0। रिमेंबर दैट कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहले कर्व की अभी नहीं बनी है क्योंकि इसमें सी इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं। रफ वर्क के अंदर हम देख लेते हैं कि वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 you have x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cx इक्वल टू 0। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से c की वैल्यू इवैल्यूएट कर लें। c की वैल्यू किस तरह इवैल्यूएट करेंगे, राइट साइड पे शिफ्ट करें, 2x को डिवाइड करें तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। तो हम ये c की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हो जाएगा कुछ इस तरह से x प्लस वाई इंटू वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। नाउ मैं ये कहूँगा क्योंकि हमें रिप्लेसमेंट करनी है डी वाई बाई डी एक्स की, तो आप पहले जो है वो डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन को सेपरेट कर लें। तो डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन को सेपरेट करने के लिए हम ये पूरा पार्ट जो कि यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है राइट साइड पे आके ऐड हो जाएगा और x जो है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है राइट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्टेप्स हैं इसके, आप चाहें तो एक एक करके कंटिन्यू कर लें, लेकिन बहरहाल हम जो है वो थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं कि इस तरह y डैश इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x माइनस एक्स एंड दिस विल बी होल डिवाइडेड बाय y, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और होल डिवाइड में आपके पास y मौजूद है तो आप ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 होल डिवाइड बाई 2x इंटू वाई। सो दिस इज़ बेसिकली द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट कर्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 2xy। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर सेकेंड फैमिली ऑफ कर्व तो हमें रिप्लेस करना होगा वाई डैश को या डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस्ड बाय माइनस डी एक्स ओवर डी वाई। तो आप इससे रिप्लेस कर दें, इससे जो है आपके पास सेकंड फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, उसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो जो सेकंड इक्वेशन जो आपके पास बनेगी यहाँ पर, जो सेकंड कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, अगर आप वो नोट करें कुछ वो इस तरीके से होगी। इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि हमने डी वाई बाई डी फर्स्ट कर्व के अंदर डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस डी एक्स ओवर डी वाई से। रिमेंबर दैट कि हम इसको रेसिप्रोकल नहीं ले रहे, हम इन दोनों साइड को जो है वो रिवर्स नहीं कर रहे हैं, हम एक साइड पर खाली रिप्लेसमेंट कर रहे हैं माइनस डी एक्स ओवर डी वाई से। तो अब क्या करना है हमें, अब चेक कर लें ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, क्या ये होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, लीनियर है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको वो उसी तरीके से सॉल्व करनी है। तो थोड़ा सा आपको उससे मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, आप भी यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ी देर के लिए पॉज करें और ख़ुद से जो है वो ट्राई करें ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक मिस्टेक अगर आप गौर करें, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, हमने एलसीएम लेने में यहाँ पे क्योंकि 1 था तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास एलसीएम में आएगा कम्प्लीटली 2x स्क्वायर आएगा, तो उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा चेंजेस हो गई हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी यहाँ पर। तो बहरहाल रिप्लेसमेंट के बाद थोड़ा सा देखें अगर हम, तो रिप्लेसमेंट के बाद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होगा यहाँ पे और माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो अगर आप और करें तो ये अब आसान एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम देखें
तो थोड़ा सा दोबारा से मैं लिख देता हूँ, डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्स इंटू वाई। ये आपके पास जो है वो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड कर्व की। तो इसमें अगर आप देखें ये इसके रिप्लेस अगर हम करें पहले तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इसमें देखें तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो ये बहरहाल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि y मल्टीप्लाई हो जाएगा dx से और x मल्टीप्लाई हो जाएगा dy से, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो ये नहीं है। तो होमोजीनियस को इसको चेक करते हैं। होमोजीनियस में इसमें अगर फर्स्ट टर्म की डिग्री चेक करें तो ये भी जो है वो अगर आप y को वाई टी से रिप्लेस करें तो इसमें भी t की पावर 2 होगी, इसमें भी t की पावर 2 होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें भी t की पावर 2 होगी। तो दिस इज़ बेसिकली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड ऑफ सोल्यूशन क्या था कि आप जो है वो y को रिप्लेस करेंगे वी एक्स से और डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स से, तो ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन ध्यान में रखें हमारे पास अभी डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, यहाँ डी एक्स ओवर डी वाई है, तो हम इसको अब रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं ताकि हम जो है वो रिप्लेसमेंट उसी हिसाब से कर सकें। 2xy डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब जो है वो हम इसको जो भी चेंजेस हैं, जो भी हमारी सपोजिशन है होमोजीनियस के लिए, वो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर कि ये हो जाएगा माइनस टाइम्स वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 2x। वाई की जगह आपके पास v इंटू एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी y की जगह v इंटू एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप जो है वो इसको कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ योर टास्क टू कंप्लीट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन टू गेट द इक्वेशन ऑफ द सेकंड कर्व। ये मैं अगेन ये कहूँगा कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फाइनल सोल्यूशन मैं इसका लिख देता हूँ थोड़ा बहुत, या बीच बीच के कुछ स्टेप्स जो है वो मैं इसके लिख देता हूँ कि क्या होंगे, लेकिन बहरहाल कंप्लीट स्टेप्स जो है वो आप खुद से कंटिन्यू करें। इसके अपने पास कहीं रफ़ में सॉल्व कर रहा हूँ, वो ज़ाहिर है वो मैं आपको शो नहीं कर रहा, इसलिए कि वो स्टेप्स जो हैं वो अब आप लोग खुद से सॉल्व करें। रफ़ में मैं अपने पास सॉल्व करके और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे स्टेप्स जो भी इसके फाइनल सोल्यूशन है वो लिख रहा हूँ। सो इसका फाइनल सोल्यूशन जो है वो आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि सी पहले था मौजूद इसलिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन थोड़ा सा चेंज किया है के इंटू एक्स। आप चाहें तो सी इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। दिस विल बी द फाइनल सोल्यूशन, और यू कैन से दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन ऑफ द सेकंड फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इफ़ वी आर डीलिंग विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द how will you find the orthogonal trajectory if the equation is given in a polar coordinate. Thank you. Allah Hafiz.